नमस्कार। अगर मैं कहूं कि 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनाव में अगर कोई एक सीट है जिस पर पूरे देश की नजर है, तो वो सीट है पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा सीट, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के सफर में नंदीग्राम मील का पत्थर साबित हुआ था। यूं कह लें 2011 में ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट सरकार को हराकर राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तो 2007 के नंदीग्राम आंदोलन की उसमें बड़ी भूमिका रही। लेकिन यह भी सच है कि आज ममता को उसी नंदीग्राम में बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। एक टाइम ममता के खास रहे, ममता कैबिनेट में मंत्री रहे, ऑलमोस्ट नंबर 2 की पोजीशन पर रहे शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी की तरफ से हैं और ममता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शुवेंदु पर बीजेपी की निगाहें टिकी और बंगाल की निगाहें, बल्कि देश की निगाहें नंदीग्राम पर है, क्योंकि नंदीग्राम तय करेगा पश्चिम बंगाल का भविष्य, उसकी अगली दिशा, उसकी आने वाले सालों में उसकी दशा और दिशा दोनों। 1 अप्रैल को नंदीग्राम में वोट डाले जाने और अब कैंपेनिंग वहां पर खत्म हो चुकी है। तो नंदीग्राम और बंगाल की राजनीति पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता के पश्चिम बंगाल के 2 वरिष्ठ और जाने माने पत्रकार, तापस चक्रवर्ती और अंबर मुखर्जी। तापस चक्रवर्ती साहब वो कलकत्ता में ही, कोलकाता में टेलीग्राफ अखबार में बहुत सालों तक काम करते रहे, उससे पहले स्टेट्समैन में भी, और उन्होंने टेलीग्राफ में कोलकाता, लखनऊ, पटना, भोपाल में काम किया, और अब वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं कोलकाता में ही। और अंबर मुखर्जी साहब हैं, उन्होंने भी टेलीग्राफ के लिए काम किया है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते आए हैं, बीबीसी के लिए उन्होंने काम किया है। इन दोनों पत्रकारों से इनको पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, राजनीति कैसे करवट ले रही है, इनको उसकी नब्ज पर पकड़ है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, तापस चक्रवर्ती और अंबर मुखर्जी से। तापस चक्रवर्ती साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वो ये है कि नंदीग्राम फोकस में है और उसकी वजह भी है क्योंकि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वहां से दांव पे, उन्होंने ये तय किया कि वहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज जबकि कैंपेनिंग खत्म हो गई है नंदीग्राम में, आप वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं? 1 तारीख को जब वोट पड़ेगा वहां पर, तो ममता के लिए क्या भविष्य आप देख रहे हैं वहां पर? वहां पे वोटर्स के लिए बड़ा ही एक चैलेंज है कि किस तरफ जाए। एक ममता की तरफ जाए जिनको 2 टर्म तक उन सपोर्ट किए हैं, और शुभेंदु जो आर्किटेक्ट ऑफ नंदीग्राम उसके तरफ जाए। तो वोटर में ये जो कंफ्यूजन पैदा हुए हैं ये तो है ही। ऑब्वियसली ममता के ऊपर सिंपैथी वहां पे बहुत ज्यादा है, और ममता का लेटेस्ट वो जो थोड़ा पॉलिटिकल थिएट्रिक्स जो है, पैर में चोट लगा, फिर वहां जाके उन्होंने जो सिंपैथी लेने की कोशिश किया, उसमें कई हद तक उन्होंने सफल हुई, और लगता है कि सिंपैथी उनके तरफ जाएगा। मगर सन ऑफ द सॉइल एक मुद्दा होते हैं जिसमें शुभेंदु लोकल आदमी के हिसाब से बड़ा ही टक्कर दे रहे हैं, और वहां पे शुभेंदु का जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पकड़ है वो काफी हद तक ममता का चिंता का, बड़ा सोच का विषय बन गया है। तापस, आप बोल रहे हैं कि ये आपने कहा कि सिंपैथी एक फैक्टर रहेगा, तो क्या ये जो ममता को जो चोट लगी और जैसे उन्होंने प्लास्टर पैर में बांध के और प्लास्टर लगा हुआ है, वो कैंपेनिंग कर रही है, क्या इसका फर्क पड़ेगा वोटर से? और जबरदस्त पड़ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी जो है, गांव का आदमी जो ममता को देखते हैं एक बेटी के हिसाब से, तो एक्सीडेंट हुआ, कोई भी हुआ, हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि इतना शायद नहीं हुआ था जितना वो दिखा रही है, मगर इनका प्रभाव जो है आम आदमी के ऊपर बहुत जबरदस्त होगा। क्योंकि स्पेशली वुमेन वोटर्स, जो महिला वोटर है, वो ममता को बेटी की तरफ देखते, बेटी जैसे देखते हैं, और उनका ध्यान ज्ञान वो उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी है जो वो नहीं हो पा है कभी। और ममता का स्ट्रगल सबके पास परिचित है, सब लोग जानते हैं किस तरीके से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ वो लड़े,
तो मोटी तरफ वोटर तो सिंपैथी एक फैक्टर में ममता आगे बढ़ रही है, ठीक और है। दूसरे मैं तरफ एक शुभेंदु का लोकल हाँ, एक उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से ये होगा, उनका फायदा मिलेगा। मैं अब बात करूंगा यहाँ पर अंबर मुखर्जी से। और अंबर जी, आप ये बताएं कि हम जब नंदीग्राम की बात करते हैं, उसके जो कास्ट कॉम्बिनेशंस हैं, वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं, तो वहां के हिसाब से, उसके हिसाब से एक सिंपैथी फैक्टर ममता के लिए समझ में आता है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, वोटर्स का जो एक डाइवर्सिटी है, उसमें मुस्लिम वोटर्स भी काफी है, वहां पे 60-70 हजार मुस्लिम वोटर्स हैं। इसको, इसका गणित कहां पे, इसका अरिथमेटिक कैसे बैठ रहा है, आप जरा बताइए। देखिए, ममता का जो मुस्लिम वोटर्स है वो पहले से ही ममता को सपोर्ट कर रहा है। तो इस साल बीजेपी उधर आ गया, तो इसका बाद जो तापस बाबू ने जो बताया, जो लेडीज वोटर्स जो है वो तो ममता का पक्ष में ही वोट देने का उनका लगता है, वो लोग ममता का पक्ष में वोट देगा। और जो मुस्लिम वोटर्स है वो तो पूरा पूरी ममता का पीछे ही है। 2011 से 12 के बाद जितना भी इलेक्शन हुआ, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट ममता को मिला। तो उधर मुस्लिम पॉपुलेशन आप बोला 60-70 हजार है, 65 हजार होगा शायद। तो इसका तो ज्यादा हिस्सा तो ममता पर ही आ जाएगा। तो फिर जो उधर शुभेंदु अधिकारी है वो सन ऑफ द सॉइल है, उनका भी एडवांटेज बहुत है। मगर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में पहले से काम कर रहा है। नंदीग्राम आंदोलन जब हुआ तब भी शुभेंदु अधिकारी उधर लीड रोल लिया, तो इसलिए उनका भी चांसेस ज्यादा है। ममता का जो सिंपैथी फैक्टर जो बोला तापस ने, तो सिंपैथी फैक्टर तो थोड़ा कम करेगा ही उधर। ये तो खाली नंदीग्राम में नहीं, सारा पश्चिम बांग्ला में उनका जो चोट हुआ, जो प्लास्टर लगा के अभी सब मीटिंग उन्होंने अटेंड कर रहा, इसका तो थोड़ा कुछ सिंपैथी उनका पास आएगा लेकिन ही। वहां तो वहां पे ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है दादा, वहां पे अंबर सर, ट्रायंगुलर वहां पे कॉन्टेस्ट है, ठीक है। ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट, मीनाक्षी सीपीएम भी मुखोपाध्याय है है, उधर। हाँ हाँ, तो सीपीएम का इसका कितना मीनाक्षी असर पड़ेगा, मुखोपाध्याय है ममता के उधर। वोट कटेंगे, और क्या इसका फैक्टर, इसका जो है फायदा जो है वो शुभेंदु को होगा देखिए, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट मेरा से? लगता है हाँ ना होगा कॉन्टेस्ट। इसमें जो तगड़ा कॉन्टेस्ट होगा शुभेंदु और ममता का बीच में। मीनाक्षी मुखोपाध्याय है, वो भी यंग है, अच्छा कैंडिडेट है उधर। मगर वो असल में वो कितना वोट उनको पास जाएगा ये बोलना अभी टाइम आया नहीं। तो मगर सीपीएम जरूर, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका तो वोट जाएगा ही ठीक मीनाक्षी है, का पक्ष में। मगर जो होगा कॉन्टेस्ट ये दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है। तापस साहब, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे कैंपेन में हमने देखा कि बहुत ही एक लो स्टैंडर्ड की कैंपेनिंग हुई है। जिस तरह के इल्जाम लगाए गए, दोनों तरफ से भी लगाए गए, बीजेपी की ओर से ज्यादा लगाए गए, और जिस तरह से इस पूरे माहौल को कम्युनल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो है सन ऑफ द सॉइल की इमेज है, और दूसरी तरफ है सिंपैथी फैक्टर ममता के लिए, ममता भी वहां पर उन्होंने काम किया है। तो शुभेंदु अधिकारी को ममता से अपने वोट छीनने पड़ेंगे, या उनको आसानी से मिल जाएंगे ये वोट? शुभेंदु का एक टैक्टिकल एडवांटेज हो सकता है, एक कैरेक्टर जो सब लोग बंगाल में और बाहर में भी चर्चा कर रहे हैं, वो है अब्बासुद्दीन। ये बंदा जो है मुस्लिम एक संगठन है, उनको लाके सीपीएम के साथ गठबंधन किए हैं, और वो वहां पे कैंपेन भी कर रहे हैं। अब्बासुद्दीन के लिए वहां बहुत सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मुस्लिम वोट अगर वहां स्प्लिट हो जाए, विभाजन हो जाए मुस्लिम वोट का, तो उसमें खतरा ममता का हो सकते हैं। और उस लड़ाई में शुभेंदु अगर आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये एक बड़ा दिलचस्प मूवमेंट वहां पे, कॉम्प्लिकेटेड बैटल चल रहा है, किस तरफ जाएगा। अगर आप अब्बासुद्दीन उनका सेकुलर वोट जो माने जाते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं, कुछ मुस्लिम वोट, कुछ जो है लेफ्ट कैडर भी वहां पे है पुराना बहुत, तो उसमें कुछ सेक्शंस अगर निकल जाए वहां से, तो ममता का तो एक खतरा बन ही रहे हैं। तो उसका एडवांटेज शुभेंदु का मिलेगा।
शुभेंदु उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। और शुभेंदु का कैंपेन लास्ट आप करेंगे तो उनका लैंग्वेज यही था कि नंदीग्राम को एक पाकिस्तान बना लिया है, मिनी पाकिस्तान उन्होंने कहा, बेगम मिनी शब्द का पाकिस्तान इस्तेमाल बना। किया। हाँ, इसको हाँ। कम्युनल क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें बीजेपी को फायदा है? वैसे तो नेशनली मिलता रहा है, तो क्या नंदीग्राम में ये जो बीजेपी का ये जो चाल है ये कामयाब होगी? मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। ये कितना कामयाब होगा ये बोलना मुश्किल है, मगर कोशिश उसी तरफ है कि इसको कम्युनलाइज करो, पोलराइज करो वोट को और आगे बढ़ जाओ। और उस दिशा में अब्बासुद्दीन जो इसमें नहीं है, वो एक हथियार हो सकते हैं उनके लिए, वो इनडायरेक्टली उनको फेवर करेगा शायद। मैं यहाँ पे अंबर मुखर्जी से भी पूछना चाहूंगा कि ये जो अब्बासुद्दीन फैक्टर की बात कर रहे हैं, वैसे तो फुरफरा शरीफ वाला उसमें सीपीएम के साथ उनका टाई अप है, तो वो सेक्युलर फ्रंट जो क्रिएट किया गया है वो तो सीपीएम को ही वोट, उधर कैंडिडेट उनका है वहां पर मीनाक्षी के रूप में। तो यहाँ पर अब ये मुस्लिम वोट किस तरह से विभाजित हो रहे हैं, जो कि फायदा शायद बीजेपी को होगा? देखिए, अब्बासुद्दीन का जो पार्टी फ्लोट किया ज्यादा दिन नहीं है, तो अब हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी काम करेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन को अगर मजबूत करना पड़ेगा, मगर उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत नया है, ज्यादा दिन तक तो उनका तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ नहीं। मगर ये बात भी ठीक है, ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में जो मीटिंग हुआ उसमें बहुत आदमी उनका सपोर्टर आया, ये भी ठीक है, मगर ग्रास रूट में उनका कितना ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मेरा डाउट है। तो देखिए, एक चीज, जो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ज्यादा दिन से वो ग्रास रूट में काम करते हैं, इसलिए उसको सपोर्टर बेस बन जाता है। मगर अब्बासुद्दीन का क्या सपोर्ट बेस है उधर, ये तो मेरा बहुत कोई सॉलिड सपोर्ट बेस है तो हम तो नहीं लगता कि उसका कोई सपोर्ट बेस उधर स्ट्रांग है। मैं ठीक है, वो लोग कोशिश कर रहा है, सीपीएम के साथ कोशिश कर रहा है, मगर सीपीएम का नंदीग्राम जो मूवमेंट हुआ उसका बाद सीपीएम का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो तो अभी बहुत कम हो गया। पहले तो उनका उधर बहुत स्ट्रांग होल्ड था, मगर 2011 साल के बाद तो जब ये लोग आया, तृणमूल आ गया इधर, तो सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन बहुत उधर वीक हो गया। लेकिन तो जो सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन, अब्बास, दादा एक तरफ, एक सेकंड रोक रहा हूँ, सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन जो वीक हुआ है, तो इसमें ऐसी खबरें भी बीच में आ रही थी कि जो लोअर कार्डर है सीपीएम का वो बीजेपी की तरफ माइग्रेट कर गया। इसमें कितनी ठीक, सच्चाई है? एकदम ठीक, ये सच्चाई है। देखिए, जो सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन पहले तगड़ा था तो लड़ने का उसका दम था टीएमसी का साथ, मगर सीपीएम का ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे जब उस वीक हो जाता, सपोर्टर्स जो है वो किसका पास जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो कोई नहीं था, तो ऑप्शन एक ही था, बीजेपी, इसलिए वो लोग बीजेपी का पास चला गया। तो टीएमसी से अगर कोई एलिज कोई उसका ऊपर हमला होता, कुछ होता ना, तो मारामारी होता, तो इसलिए जो एलिगेशन है, इससे बचने के लिए जो सीपीएम का जो कैडर्स है, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन उसका वीक हो जाने के बाद वो लोग एकदम मजबूत हो गया, क्या मजबूरी से वो आपका बीजेपी में ज्वाइन किया। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी जो है, मैं तापसदास से पूछना चाहूंगा, बीजेपी जो है वो बहुत तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है चारों तरफ से। एक तरफ कम्युनल कार्ड खेल रही है, एक तरफ फिर अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में। भले वो फिगर्स कितने भी फज्ड हो, झूठे हो, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा जरूर है, एक छेड़ा हुआ है बीजेपी ने। तीसरी बात जो अभिषेक बनर्जी वाला जो फैक्टर है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाला, और किस तरह से अभिषेक बनर्जी पहले तो ममता कंट्रोल करती है, उसके बाद उनके भांजे कंट्रोल करते हैं। तो ये तीन तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नंदीग्राम की जहां तक बात है, चूंकि ममता खुद वहीं पे सेंटर पे है, ममता के हारने और ममता की जीत में बहुत बड़ा होगा कि बंगाल का भविष्य भी तय होना है। तो ममता का हारना एक बहुत बड़ा सेटबैक भी होगा अगर हम ये देखें। तो आखिर बीजेपी के इस ट्रैप में ममता समझ रही है और उसको ओवरकम कर लेंगी, या ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है ये कोप करना, और फाइनली कैसे ममता उभर के आएंगे इस बैटल से, ये सर्टेनली इट इज गोइंग टू डिसाइड लॉट ऑफ थिंग, पूरा भविष्य निर्भर करेगा। और बंगाल का पॉलिटिक्स तो एकदम बदल जाएगा अगर ये सब होता है। तो बीजेपी का सही में आप सही पॉइंट रेज किया इसमें, तो उनका ट्रायंगुलर जो अटैक है, 3 कॉर्नर्ड अटैक जो है ममता के ऊपर, वो एक तो शुरुआत हुआ तो कम्युनल पॉइंट से कि
भाई आप दुर्गा पूजा में ये कार्टेल कर रहे हो और वो लोगों को फायदा कर रहे हो। तो इसमें एक भीषण कैंपेन ममता के खिलाफ हुआ। इवन बिफोर बीजेपी आने के पहले ही, बहुत पहले से ये दुर्गा पूजा को लेके उनके खिलाफ बहुत कैंपेन हुआ और बीजेपी उसका पूरा फायदा उठाया कि ममता प्रो मुस्लिम है, ममता हिंदू को नहीं देखते हैं। जी। इससे इससे ममता बहुत चेंज हुआ है। ममता मौलाना लोगों को ये दे रहा है, सैलरी कुछ कुछ पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे पुरोहित वालों को, प्रीस्ट वालों को भी उनको भी देना शुरू पैसा किया। देना शुरू किया, चेंज होने का कोशिश किया। मगर बीजेपी उसको इस तरीके से कैंपेन किया 2019 चुनाव में कि उनका फायदा हुआ बहुत उसमें, और वो ही ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है अलोंग विथ भाईपो वाला मामला। उनका ममता का भाईपो, एंड भाईपो इज अकॉर्डिंग टू सम रेबल्स इन ये आपका टीएमसी के अंदर जो फैक्शनलिज्म है वो ममता के खिलाफ कुछ नहीं है। आप आम आदमी से बात करो तो समझ में आ जाएगा कि कोई ज्यादातर ममता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, भाईपो के खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि भाईपो इज जस्ट काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑन द पार्टी, बाहर से उनको थोपा गया था। और पार्टी का उनका जो सोच है, वो आते हैं एकदम 5 स्टार होटल में रुकता है, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो ये सारे कुछ जितना इनका एंटी हमारे दर्शक के लिए आप भाईपो को जरा समझा दीजिए दर्शकों के लिए। और एक चीज है क्या, उधर जो बीजेपी ने जो आरोप लगाया, शुभेंदु ने जो आरोप लगाया, उन्होंने बोला 2007 का जो आंदोलन हुआ उसके बाद 2011 में ममता पावर में आ गया, मगर उसका बाद कितना बार उन्होंने नंदीग्राम आया, ये मुद्दा भी वो उठाया। अभी वो लोग बोल रहा है कि अभी ममता बनर्जी बोल रहा है इधर सीएमओ का एक ब्रांच होगा, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस का एक ब्रांच बना देगा। मगर इन लोग का कहना है जो 2011 का बाद अब कितना बार इधर है, नंदीग्राम का बारे में आप इतना कुछ बोल रहा है, क्या करेगा वो जो आपका, तो बहुत एश्योरेंस दे रहा है, मगर इतना दिन अब क्यों नहीं आया, अभी तो आ गया आप। तो ये भी आरोप उनके पास है, अभी बीजेपी का ये आरोप भी लगा रहा है उधर। बात सही है अंबर, एकदम सही कहा अंबर ने अभी। और ये आप आम आदमी से पता चलता है कि जो जितना करप्शन चार्जेस वहां पे है पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अंदरूनी फैक्शन जो तैयार हुआ है वो करप्शन चार्ज के ऊपर ही हुआ है। कि बाद में आम्फान वाला मामला था, रिलीफ मेजर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशंस के चलते सारे कुछ जो क्रिटिसिज्म्स हैं वो एक उनके खिलाफ बहुत ही, ममता के खिलाफ बहुत ही बीजेपी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीजेपी इसके साथ साथ एंटी सोशल एलिमेंट का राज जो है, जो देखा ही पड़ता है। ये इसमें आम आदमी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को इस मुद्दे पे कि एक जगह है तारकेश्वर मंदिर है, वहां पे एक म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पे म्यूनिसिपैलिटी जो हेड करता है जो गैंगस्टर है वहां पे, तो ये आम आदमी के पास छुपा नहीं है। और सब लोग वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ममता इसको हटाया काहे नहीं, हम लोग इतना चिल्लाए हैं, इतना कुकर्म है इनका। तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रेजेंस इन द पार्टी, उनका एक उनके खिलाफ बहुत ही जबरदस्त ये हुआ है। बीजेपी इसका फायदा उठा रहा है, बीजेपी फायदा उठा रहा है। और बीजेपी लेकिन बीजेपी जो करप्शन के मुद्दे पे भी, जैसे आपने बताया, उस पे भी घेर रहा है। अम्फन वाला ऑब्वियसली एक एग्जाम्पल दे रही है बीजेपी, लेकिन फिर भी घूम फिर के पिछले 2-3 दिन में, आज तो कैंपेन खत्म हो गया, लेकिन 2-3 दिन में जो घूम फिर के बात आई वो आई कम्युनलाइज करने का पूरी तरह से इस इलेक्शन कैंपेन को। बेगम वाली बात, मिनी पाकिस्तान वाली बात, और जय श्री राम वाला तो फैक्टर पहले से ही चल रहा था। तो ये आखिर में जाके क्या ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बीजेपी के लिए जिसमें बीजेपी हैज एन एज? मैं अंबर दादा से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा। अंबर से, क्या आपका नंदीग्राम का बारे में बोल रहा है क्या? अभी तो नंदीग्राम और फिर जनरली बंगाल।
देखिए, जनरली बंगाल बोलेगा तो बीजेपी अभी बहुत कोशिश कर रहा है इधर पावर में आने के लिए, मगर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, दो तीन चीज हम बताएगा। बीजेपी तो ठीक है, बहुत दिन का पार्टी है, सब ठीक है, मगर ग्रास रूट में इनका ऑर्गेनाइजेशन इतना अभी तक तगड़ा नहीं है, जो प्रॉब्लम इनका हो गया। और जो कैंडिडेट जो ये लोग जो चुन लिया, वो तो शायद किसी को मिला नहीं, इसलिए इनका जो डिसीडेंट फैक्टर पार्टी का भीतर ज्यादा हो गया। जिनका टिकट नहीं मिला वो तो कोई इंडिपेंडेंट होके तो कॉन्टेस्ट कर रहा है। और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा इधर कम है, ग्रास रूट में इनका ऑर्गेनाइजेशन उतना तगड़ा नहीं है, इसलिए ममता का थोड़ा अभी तो प्लस है ही, इनका ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है। मिथुन ब्लॉक चक्रवर्ती सब जगह है। फैक्टर काम करेगा बंगाल में? ज्यादा कुछ नहीं करेगा। मिथुन चक्रवर्ती को तो देखने आदमी जाएगा, वो तो फेमस है, सब कुछ है, मगर वोट मिलना और देखना में तो फर्क ज्यादा होता है। तो होगा, जरूर कुछ होगा, 5-10% हो सकता, मगर मिथुन चक्रवर्ती आके पूरा वोट उनका पास चला जाएगा, मेरा तो ये तो नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। तो यही लगता है। शुभेंदु अधिकारी क्या सीएम फेस होंगे बीजेपी की? तापसदा, क्या बोलते हैं आप? मेरे ख्याल में नहीं, शुभेंदु फेस नहीं हो सकते हैं। फेस वहां पे कुछ और ये हो सकता है। देखिए, एक हम लोग का पुराना पत्रकार वहां पे है, स्वपन दासगुप्ता। उन्होंने बहुत ही स्कॉलरली पर्सन है, जर्नलिस्ट रहे, उनको तारकेश्वर से एक सीट दे दिया, एक टिकट दे दिया, और मोदी वहां जा रहा है कैंपेन करने के लिए। तो खेल कुछ और ही लग रहा है कि शुभेंदु कैन नॉट बी द फेस। और दूसरा, किसी को डार्क हॉर्स किसी को लेके मुख्यमंत्री बनाएगा जो पार्टी के साथ इडियोलॉजिकली वाइब कर सकते हैं। तो क्योंकि शुभेंदु जितना भी बीजेपी करे, वो आरएसएस तो उनके इसमें है नहीं, कभी उनका हिंदुत्व समझते ही नहीं है, वो इडियोलॉजिकली इंडोक्ट्रिनेटेड कभी नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल में शुभेंदु को इस्तेमाल करेगा बीजेपी, और उसके बाद शायद राज्यसभा बनाएगा कि कुछ बनाएगा, कुछ उनको पोस्ट दे देगा, मगर चीफ मिनिस्टर पोस्ट वेरी अनलाइकली। राइट। मेरे अब तो लगता नहीं है। एकदम ठीक। जो हम भी एक चीज मेरा भी दिमाग में आ रहा है, सपन दासगुप्त जैसा कैंडिडेट है, उतना स्कॉलरली आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, उनको क्यों तारकेश्वर में दिया? तारकेश्वर तो आपका रूरल एरिया है। सपन दासगुप्त जैसा कैंडिडेट उनको कलकत्ता में देना चाहिए। उनका देखिए उतना जितना लिटरेट पर्सन, तो उनको समझने के लिए जो आपका अर्बन पीपल है वो तो ज्यादा समझता है। सपन दासगुप्त तो कौन है, अगर गांव में जाके आप तारकेश्वर में बोलिएगा तो किसी का पता नहीं है, मगर जो कलकत्ता का जो है अर्बन एरिया में जो रहता है, सपन दासगुप्ता के बारे में सबका ही मालूम है, मगर इतना लिटरेट पर्सन ना, तो यही हमारा तो ख्याल में आया नहीं कि उनको कैंडिडेट हो सकता है वो चेहरा। लेकिन ये तो तब की बात है जब अगर बीजेपी उतनी सीट जीत लेती है, और करीब 148 सीटें वो जीत लेती, तब की बात है। अब यह सवाल यहाँ पर है, और इससे रैप अप भी करना चाहूंगा कि नंदीग्राम का फेट क्या है आपके हिसाब से? तपस्दा, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कौन जीत रहा है और कितने वोट से? आपका क्या अप्रोक्सीमेट मार्जिन होगा किसी की जीत या हार का? मेरे ख्याल में ममता तो जीत रही है वहां पे। मेरे ख्याल में ममता जीत रही है। परसेंटेज ऑफ विक्ट्री थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि वो टक्कर दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। राइट। और मुस्लिम वोट शायद वो स्प्लिट हो सकते हैं, शायद स्प्लिट हो सकता है। हाँ। और बंगाल में आप जनरली क्या पेंट कर रहे हैं पिक्चर, अगर आप नंदीग्राम को देखते हुए, और 6 फेज और भी बचे? बंगाल में अभी तक मेरे ख्याल में 100 सीट तो मिल ही जाएगा बीजेपी को, और वो कम नहीं है। वो बीजेपी के लिए 3 सीट से 100 सीट निकाल लेना ये कम बात नहीं है, और ये बीजेपी को एक कंसोलिडेट करेगा, उनको पावर को। ठीक है अंबर सर, मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि यही ओपिनियन पोल भी यही कह रहे हैं, 100 सीटें के आसपास दे रहे हैं। और नंदीग्राम में क्या आप बताओ? एकदम जो तापस ने जैसे बताया, देखिए मार्जिन क्या होगा वो अभी बोलना बहुत मुश्किल है, चुनाव तो अभी हुआ नहीं, बोलना ठीक भी नहीं है, मगर जो हुआ, अगर बीजेपी का 100 सीट मिल जाएगा, तगड़ा ऑपोजिशन होगा, तो गवर्नमेंट का जितना करप्शन एलिगेशन जो लगा रहा है ऑपोजिशन में, वो थोड़ा बंद हो जाएगा। ऑपोजिशन को तगड़ा होना चाहिए इधर, जो पहले नहीं था, तो बीजेपी ज्यादा ऑपोजिशन होकर इधर आएगा तो स्टेट के लिए अच्छा ही होगा।
तो अभी देखिए आगे आने वाला दिन क्या बोलेगा। तो अभी से प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है, मगर तगड़ा उधर तगड़ा होगा जो होगा। नंदीग्राम कौन जीत रहा है? नंदीग्राम में मेरा तो लगता ममता जीतेगा, मगर क्या फर्क होगा क्या होगा बोलना ठीक नहीं भी है और बोलना मुश्किल भी है, मगर जो लगता है उनका चांसेस ज्यादा है, यही लगता है। ठीक है किसी चांसेस ज्यादा है ममता के। आप दोनों ये बात कह रहे हैं और आप दोनों ये बात कह रहे हैं, एक तो नंदीग्राम ममता जीत रही है और दूसरी बात दोनों ही आप कह रहे हैं कि 100 के आसपास अगर बीजेपी आ जाती है सीटें उसकी, तो ये भी बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और आप ये मान रहे हैं कि इतनी सीटें की लगभग वो जीत भी सकती है, तो ये भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होगा बीजेपी के लिए, जो कि 3 सीटें पिछली विधानसभा में जीती थी। लेकिन नंदीग्राम मतलब पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार बन रही है और नंदीग्राम में ममता जीत रही है। फिलहाल इस कंक्लूजन में ये ड्रॉ कर रहा हूं आप दोनों की बातचीत से, और इस कंक्लूजन के साथ ही आप दोनों का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि आप लोग मुझसे जुड़े और मेरे शो से जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बैटल रॉयल है नंदीग्राम में, और सबके देश की निगाहें हैं वहां पर, हम सब की निगाहें हैं यहाँ पे दिल्ली में भी, और उधर मुंबई में, और उधर तमिलनाडु में भी निगाहें मेरे ख्याल से होंगी इस नंदीग्राम सीट पर और बंगाल के चुनाव पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, शुक्रिया।